हेलो एवरीवन, मैं आपकी फ्रेंड आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये वीडियो सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स जिनका ऑनर्स ज्योग्राफी है और जो अपनी यूजी की स्टडी बीबीयू यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम मेजर 10 आर्थिक भूगोल का अगला चैप्टर करने वाले हैं, मानवीय आर्थिक क्रियाएं। इससे पहले मैंने आर्थिक भूगोल का पहला चैप्टर अपलोड कर दिया है जिसमें आर्थिक भूगोल की प्रकृति तथा अर्थ क्षेत्र को बताया गया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाएं और देखें। और अगर आप हमारे इस वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसकी नेक्स्ट वीडियो जो भी होगी आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इस स्टडी में हेल्प हो। ओके। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जो कि चैनल के बायो में दी गई है। टेलीग्राम चैनल का लिंक वहां ज्वाइन करें ताकि इसकी सभी वीडियोस एंड पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगा तो आप हमें डीएम कर सकते हैं, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाएगी। एंड किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करें और अपना जो भी प्रॉब्लम हो हमें शेयर करें। आई कैन ट्राई टू सॉल्व दिस। ओके, तो चलिए आज का इस वीडियो हम शुरू करते हैं। मानवीय आर्थिक क्रियाएं, जिसमें हमें मानव के आर्थिक क्रियाओं के बारे में पढ़ना है। मानव जो होते हैं वो अलग अलग क्रियाएं करते हैं, उनके विषयों के बारे में। ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं। मानवीय आर्थिक क्रियाएं यानी कि ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वे सभी गतिविधियां हैं जिनसे मनुष्य आय या धन कमाता है और अपनी आजीविका चलाता है। इन क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य धन कमाना और वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करना है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मानव आर्थिक क्रियाएं होती क्या है। तो मानव आर्थिक क्रियाएं वे सभी प्रकार की गतिविधियां होती है जिससे मनुष्य को क्या मिलता है, आय मिलता है। यानी जिससे हमें मतलब जिससे मनुष्य को आय प्राप्ति होती है, इनकम होती है ना। और उस इनकम से, उन पैसे से, उन धन से मनुष्य क्या करता है, अपना आजीविका चलाता है। तो मानव की वो सारी गतिविधियां जिससे मानव को क्या मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं, यानी वो पैसे कमा रहे हैं और उन पैसों से अपनी मतलब अपनी जीविका चला रहे हैं, है ना। तो वो क्या है, मानव आर्थिक क्रिया है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य धन कमाना और वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करना है। तो मुख्य उद्देश्य काम का क्या है कि धन कमाना और जो भी वस्तुएं हैं या सेवा है उनका उत्पादन करना, अलग अलग प्रकार की। तो मानवीय आर्थिक क्रियाएं ये है, या हम सिंपल से कह सकते हैं कि मानव आर्थिक क्रियाएं वह है जिससे मनुष्य को आय की प्राप्ति होती है और जिससे वो अपना आजीविका यानी जीवन चलाता है। नेक्स्ट, आर्थिक क्रियाओं को मुख्य रूप से 5 श्रेणियों जिसमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचक में वर्गीकृत किया गया। मतलब जो हम मानव जितने भी आर्थिक क्रियाएं करते हैं, जितने भी तरह की, वैसे बहुत सारे आर्थिक क्रियाएं हैं, छोटा बड़ा बहुत बड़ा बहुत सारे आर्थिक क्रियाएं लोग करते हैं, है ना। तो उन जितने भी मानव आर्थिक क्रियाएं करते हैं उन सभी को 5 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचक में बांटा गया है उनके कार्य को कार्य के अनुसार। ठीक है ना, जिनका विश्लेषण हम अभी नीचे देखेंगे। सभी श्रेणियां जो है, पहला पहला क्रिया है, क्या है, प्राथमिक क्रिया, जिसे हम इंग्लिश में प्राइमरी एक्टिविटीज कहते हैं। कहा जा रहा है ये क्रियाएं सीधे तौर पर प्राकृतिक और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग पर निर्भर करती है। इसमें कच्चे माल का उत्पादन और निष्कर्षण शामिल है, जैसे कि कृषि, पशुपालन, मछली पकड़ना, खनन, लकड़ी काटना और वनों से वस्तुएं एकत्र करना।
प्राथमिक क्रियाएं यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये सीधे तौर पर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पर निर्भर करता है। मतलब जिसमें मनुष्य क्या करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके उससे जो वो आय कमाते हैं, उस सभी क्रियाओं को क्या कहेंगे, प्राथमिक क्रियाएं कहेंगे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट में आपका एग्जाम्पल है कृषि। मनुष्य कृषि करता है, मनुष्य कृषि करता है यानी कि फसल उपजाता है और उन फसलों को बेचकर, या है ना, किसी भी तरह से फसलों को बेच करके उनसे वो आय कमाते हैं। तो हम फसल कहाँ पे उगाते हैं, तो जमीन, धरती का उपयोग करके। और धरती क्या है हमारी, मिट्टी क्या है हमारी, प्राकृतिक संसाधन है ना। पशुपालन यानी जो जानवर होते हैं, जीव होते हैं जिन्हें हम पालते हैं, जैसे कि मुर्गी पाल रहे हैं या गाय पाल रहे हैं। मुर्गी से हम अंडे का आयात निर्यात कर सकते हैं या उसका व्यापार कर सकते हैं। मुर्गी से मांस का भी होता है, गाय से दूध का उत्पादन कर सकते हैं, है ना। तो ये जो है जीव है वो हमने तो नहीं बनाया, है ना, वो किसने बनाया, अपने आप बना हुआ है, प्रकृति के द्वारा बना हुआ है। तो वो क्या है, प्राकृतिक संसाधन है जिसका उपयोग करके हम पशुपालन कर रहे हैं। मछली पकड़ना जो कि वाटर में अपने आप को जन्म लेते हैं, है ना। मछलियां अपने आप पानी में आती हैं, पानी में बढ़ती है, मछलियों को पकड़ते हैं और वो उन मछलियों को हम बाजार में लोगों में बेच करके आय कमाते हैं। फिर है खनन करना। खनन क्या है, तो खनन का मतलब होता है कि जमीन के अंदर हमारे बहुत सारे खनिज मौजूद है जिन्हें हम खुदाई के द्वारा क्या करते हैं, उस जमीन से बाहर निकाल ले आते हैं। तो जो खनन है हम किस में कर रहे हैं, जमीन के अंदर से कर रहे हैं। जो खनिज है वो जमीन के अंदर है, जो कि अपने आप उत्पन्न हुआ है, अपने आप जो खनिज है वो निर्मित हुआ है ना। तो वो क्या है, हमारे लिए प्राकृतिक संसाधन है और उसी का उपयोग करके मनुष्य जो कार्य कर रहा है, आय कमा रहा है, जो क्रिया कर रहा है प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके, है ना, वो ही क्या है, प्राथमिक क्रियाएं हैं। अगला है द्वितीय क्रिया यानी कि सेकेंडरी एक्टिविटीज। द्वितीय क्रियाएं, सेकेंडरी एक्टिविटीज कहा जा रहा है। ये क्रियाएं प्राथमिक क्षेत्रों से प्राप्त कच्चे माल को परिष्कृत करके अधिक मूल्यवान और उपयोगी उत्पादों में बदलती है। इन्हें विनिर्माण या औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, जैसे कपड़ा उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, वाहन निर्माण, बेकरी और भवन निर्माण। देखो इसमें यहाँ पे क्लियरली कहा जा रहा है कि इसमें क्या किया जाता है, कच्चे माल का, यानी जो प्राथमिक क्रियाओं द्वारा जो उत्पादित होते हैं वस्तुएं, है ना, वो कच्चे माल का को परिष्कृत करके, मतलब अच्छे से उनको अलग अलग चीजों के द्वारा अलग अलग अच्छे से उसको परिष्कृत करके उसे और मूल्यवान बनाते हैं, यानी उसे और अलग चीज में बदल देते हैं, बदलते हैं। तो वही क्या होता है, द्वितीयक क्रियाएं। तो जिसमें क्या काम होता है कि विनिर्माण किया जाता है, यानी किसी जो प्राथमिक क्षेत्रों से जो हमें प्राप्त होता है उसे नई चीज में बदलना, उसे नई चीज में निर्मित करना, वो सभी क्रियाएं क्या होंगी, द्वितीयक क्रियाएं होंगी। जैसे पहला है यहाँ पे कपड़ा। कपड़ा बनाना या कपड़ा उद्योग जो है वो द्वितीयक क्रिया होगा। कैसे होगा, तो कपड़ा किससे बनता है, धागा से बनता है, ठीक है। और जो धागा होता है वो मान लो जैसे कपास, कपास से बनाई जाती है। तो जो कपास होता है वो खेती करके उगाया जाता है, यानी कि खेती करना प्राथमिक क्रियाएं हुई। लेकिन जो कपास उगाया गया और उसका धागा निर्मित करके उसे कपड़े में जो बदला गया, वो क्या हुआ, बदलने का क्रिया क्या हुआ, द्वितीयक क्रिया हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पे लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग, लौह जो होता है, लौह अयस्क, वो खनिज है जिसे खनन के द्वारा निकाला जाता है। और खनन क्या हुआ, प्राथमिक क्रिया हुआ, और प्राथमिक क्रिया द्वारा उत, उत्पाद क्या निकला हमारा, लौह अयस्क, जिसे लौह इस्पात उद्योग में ले जाकर के अलग अलग लोहे की मशीनें, अलग अलग चीजों का निर्माण करना, वो लौह इस्पात उद्योग में होता है। ये कार्य क्या हुआ, द्वितीयक क्रिया हुआ। वाहन निर्माण, बेकरी, भवन निर्माण, ये सब द्वितीयक क्रिया हुआ। मतलब प्राथमिक क्रियाओं से जो चीज हम उत्पादित कर रहे हैं या उत्पादन हो रहा है उसको हम परिष्कृत करके या अलग अलग तकनीक का इस्तेमाल करके उसे जो नए चीज में हम बदलते हैं, वो होता है द्वितीयक
क्रिया। वो क्या होता है? द्वितीयक क्रिया। अब अगला है हमारा तृतीयक क्रिया, यानी कि टेरिटरी एक्टिविटीज। इसमें देखो क्या कहा जा रहा है कि यह सेवा क्षेत्र कहलाता है। जो तृतीयक क्रियाएं हैं वो कौन सा क्षेत्र कहलाता है? सेवा क्षेत्र। सेवा मतलब क्या होता है? यानी अपना किसी का सेवा करना, है ना, सेवा देना। इसमें प्रत्यक्ष उत्पादन के बजाय प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती है, जैसे परिवहन, बैंकिंग, बीमा, व्यापार, संचार, स्वास्थ्य और शिक्षा। देखो, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पे किसी भी तरह का उत्पादन नहीं किया जाता, बल्कि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती है, मतलब उनकी सेवा की जाती है। जैसे में यहाँ पे दिया हुआ है परिवहन। भाई परिवहन क्या सेवा प्रदान कर रहा है? तो परिवहन इस प्रकार से सेवा प्रदान कर रहा है कि जैसे कोई प्राथमिक क्षेत्र है जिसमें प्राथमिक उत्पाद निकाला गया, जैसे खनन के द्वारा जितने भी अयस्क निकाले जाते हैं, है ना, उन्हें परिवहन के जरिए उद्योगों तक लेगा जाता है ना। तो जो परिवहन हुआ वो तो किसी चीज का उपयोग नहीं किया, मतलब किसी चीज प्राथमिक चीजों का उपयोग करके किसी अ, चीज का उत्पाद नहीं किया। ना ही वो द्वितीय क्षेत्र में किसी चीज का नए चीजों का निर्माण कर रहा है, बल्कि क्या कर रहा है? वो प्राथमिक उत्पाद को क्या कर रहा है? द्वितीय क्षेत्र तक पहुंचा रहा है, यानी उसका हेल्प कर रहा है। तो इस तरह से वो हुआ तृतीय क्षेत्र जिसमें सेवा प्रदान की जाती है। बैंकिंग जो अलग अलग तरह के लोन प्रोवाइड करवाती है, या जो भी प्राथमिक या तृतीय सॉरी द्वितीय क्षेत्रकों के द्वारा जो आय होती है उसे सुरक्षित बैंकों में हम रखते हैं। तो वो एक तरह से क्या कर रही है? हमारी सहायता कर रही है। व्यापार, संचार, स्वास्थ्य, ये क्या करते हैं? प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों की सहायता करते हैं, ना कि ये किसी भी तरह का कोई उत्पादन करते हैं और ना ही नए चीजों का निर्माण करते हैं, बल्कि ये प्राथमिक द्वितीय क्रियाओं का या क्षेत्र का क्या करते हैं? सहायता करते हैं। अब अगला क्रिया है चतुर्थक क्रियाएं, क्वार्टरनरी एक्टिविटीज। अब यह किस प्रकार का कार्य है, हम जरा इसे देखते हैं, क्योंकि हमने तो प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया तथा तृतीय क्रिया पढ़ लिया, जिसमें हमें लगता है कि सारी तरह की क्रियाएं शामिल हो गई, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। चतुर्थक क्रिया और पंचक क्रिया में भी इससे हट करके क्रियाएं हैं जो कि मानव करते हैं और आय कमाते हैं। तो चलिए जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं। कहा जा रहा है कि ये ज्ञान आधारित और अत्यधिक विशिष्ट सेवा है। इसमें बौद्धिक विकास, सूचना का सृजन और शोध शामिल होते हैं, जैसे कि सूचना प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और विकास, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और उच्च स्तरीय परामर्श। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये ज्ञान आधारित सेवाएं होती है, जिसमें बौद्धिक विकास का, सूचना या बौद्धिक विकास ऐसे चीजों का मतलब ये कार्य होता है। ये क्या करती है? ज्ञान आधारित, अपने ज्ञान से चीजों को समझती है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी मतलब मौसम विभाग जैसे होते हैं ना, कि मौसम विभाग क्या करते हैं? लोगों को मौसम की जानकारी देते हैं, वेदर वगैरह, क्लाइमेट्स वगैरह, समर, विंटर या बारिश कैसी होगी, वो चीजों का ये सब क्या होगी? ये सारी क्रियाएं किसमें शामिल हो गई? चतुर्थक क्रिया में शामिल हो गई। अब अगला क्रिया है जो कि हमारा आखिरी क्रियाएं हैं, वो क्या है? पंचक क्रियाएं, क्वीनरी एक्टिविटीज। अब इसमें हम देखते हैं इसमें किस प्रकार की क्रिया शामिल है। तो बोला जा रहा है कि यह अर्थव्यवस्था का सर्वोच्च स्तर है, मतलब अर्थव्यवस्था का सबसे ऊपर वाला स्तर है, जिसमें भारी आर्थिक क्रियाएं ऐसे कुछ करके होती हैं। फिर कहा जा रहा है इसमें उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले नीति निर्माता और शीर्ष अधिकारी शामिल होते हैं। बोला जा रहा है इसमें उच्च स्तर के निर्णय लेने वाले लोग शामिल होते हैं। जैसे बोला जा रहा है सरकार के शीर्ष अधिकारी, दैट मीन्स हमारे सेंट्रल मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर्स जो होते हैं ना, वो सारे फॉरेन मिनिस्टर्स, ये सब क्या
किस क्रिया के अंतर्गत आ गए, यानी मिनिस्टर वर्क किस एक्टिविटीज के अंडर आएंगे, तो पंचक क्रियाओं के अंडर। वैज्ञानिक, कानूनी सलाहकार, प्रमुख कार्यकारी अधिकारी, दैट मीन्स इसमें हम कह सकते हैं गवर्नमेंट मिनिस्टर्स जो होते हैं या ऑफिसर्स जो होते हैं, है ना, वो सब जो कार्य कर रहे हैं वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, पंचक क्रियाएं के पंचक क्रिया के अंतर्गत आएंगे, है ना। जो उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले होते हैं किसी क्षेत्र में, है ना, या पूरे सरकार जैसे क्या होती है, वो पूरे ऑल ओवर अपना जो कंट्री होता है उसका निर्णय लेती है। स्टेट मिनिस्टर्स ऑल ओवर अपना स्टेट का सही गलत चुन करके निर्णय करती है, वो सभी चीज इसमें जस्टिस वगैरह भी, लॉयर जस्टिस वगैरह भी आ जाएंगे, जो चीजों को देख करके समझ करके और सही निर्णयों को लेते हैं। तो पंचक क्रिया भी कंप्लीट होता है हमारा, पांचों क्रिया। पंचक क्रियाओं में हमारा उच्च स्तर के निर्णय लेने वाले लोग शामिल होते हैं। तो इस प्रकार आर्थिक क्रिया का जो पांच तरह के क्षेत्र क्रियाएं थे वो हमने पढ़ा। प्राथमिक क्रिया, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव अपना क्रिया करता है और उत्पादन करता है। द्वितीय क्रिया, जिसके अंतर्गत प्राथमिक क्रिया द्वारा जो उत्पादित वस्तु में होती है उसे द्वितीय क्रिया के द्वारा क्या किया जाता है, अलग चीजों में निर्मित की जाती है, निर्माण किया जाता है या नई चीजों में उसे बदला जाता है, जिसके अंतर्गत उद्योग शामिल है, चाहे अन्य चीजों, अलग अलग तरह के उद्योग शामिल है। तृतीय क्रिया के अंतर्गत हमने पढ़ा कि यह किसी भी तरह का कोई भी उत्पादन नहीं करती, बल्कि प्राथमिक क्रिया और द्वितीय क्रिया का क्या करती है, सहायता करती है, सेवा प्रदान करती है। चतुर्थ क्रिया के अंतर्गत हमने देखा कि यह ज्ञान आधारित सेवा होती है, जिसमें ज्ञान को बांटा जाता है, ज्ञान से संबंधित क्रिया जो भी की जाती है, जिसमें यहाँ था सूचना सृजन, शोध शामिल है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी अनुसंधान, ये सब क्रियाएं जो हो गई वो चतुर्थ क्रियाओं के अंतर्गत आ गई। पंचक क्रियाओं में हमने देखा क्या कि यह जो है अर्थव्यवस्था का सबसे उच्च स्तर का क्रिया है, जिसमें निर्णय लेने वाले जो लोग होते हैं, उच्च स्तर के निर्णय लेने वाले लोग जो कार्य करते हैं वही इस क्रिया के अंतर्गत शामिल हो गए, जिसमें हमारे गवर्नमेंट हो गए, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए, है ना, अनुभवी जो होते हैं वो सब। अब अगला हम देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं प्राकृतिक पर्यावरण और मानव की आर्थिक गतिविधि, यानी प्राकृतिक पर्यावरण और जो मानव के आर्थिक गतिविधियां, यानी हम जो कर रहे हैं अपने आर्थिक गतिविधि आय कमाने के लिए, है ना, वो तो देखते हैं। बोला जा रहा है प्राकृतिक पर्यावरण जैसे भूमि, जल, वायु और वन मानव जीवन और आर्थिक गतिविधियों का आधार है। कहा जा रहा है कि जो प्राकृतिक पर्यावरण है वो हमारे यानी मानव जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, आधार है, उनके आर्थिक गतिविधियों के लिए भी प्राकृतिक पर्यावरण क्या है, आधार है। क्योंकि मानव जो भी है, जो भी कार्य करता है वो पर्यावरण वातावरण अपने पर्यावरण में रहकर ही करता है ना, जीवन भी उसी में जी रहा है, जो कार्य भी कर रहे हैं, जो भी आर्थिक गतिविधियां जितनी भी सारी चीजें कर रहे हैं वो किसमें कर रहे हैं, अपने प्राकृतिक पर्यावरण में ही कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण मानव जीवन और आर्थिक गतिविधियों का आधार है। मानव अपनी आजीविका चलाने और विकास के लिए इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और रूपांतरण करता है। तो मानव अपना आजीविका चलाने के लिए, जैसे भी हमने जितने भी क्षेत्र पढ़े उसमें हमने देख ही लिया है कि मानव अपना आय चलाने के लिए अलग अलग क्रियाओं कटर अलग अलग क्रिया करने के लिए वो किस डायरेक्ट इनडायरेक्ट किस पे निर्भर है, तो प्राकृतिक पर्यावरण यानी संसाधन, प्राकृतिक संसाधन पर, ये कहे तो हम पूरी तरीके से अपने पर्यावरण पर ही क्या है, निर्भर है। तो चलिए यहाँ पे हम पढ़ते हैं आगे क्या बताया जा रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण का आर्थिक गतिविधियों पर प्रभाव, यानी जो प्राकृतिक पर्यावरण का प्रभाव किस पे, आर्थिक गतिविधियों पे कैसा है। तो पहला है प्राकृतिक पर्यावरण प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारी आर्थिक क्रियाओं की दिशा तय करता है। पर्यावरण डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे लिए ये है ना, जिसमें बोला जा रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र देखो,
प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, मछली पालन और खनन जैसी गतिविधियां पूरी तरह से प्रकृति, मिट्टी की उर्वरता और मौसम पर निर्भर करती है ना। अभी जैसे मैंने बताया कि हम जितने भी कार्य करते हैं, जिसमें इनडायरेक्ट या डायरेक्ट हो, है ना, हम किस पे निर्भर है, तो अपने प्रकृति पर ही निर्भर है। जिसमें हम कृषि अगर कर रहे हैं, तो अगर पर्यावरण सही है, प्रकृति सही है, मौसम सही है, फसल अच्छा उत्पादन होता है। अगर नहीं है तो वो अच्छा उत्पादन नहीं होता है, जिससे अच्छी आर्थिक कमाई होती है, और अगर बुरी हुई तो कम होती है ना। इस तरीके से तो पर्यावरण का आर्थिक गतिविधियों पर प्रभाव ये है। फिर अगला है उद्योग की अवस्थिति। उद्योग की बोल रहा है अवस्थिति में कि औद्योगिक क्षेत्रों का विकास कच्चे माल जैसे कि खनिज, वन उत्पाद और पानी की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में ही होता है। बोल रहा है अब उद्योगों की अवस्थिति मतलब उद्योगों का निर्माण कहाँ होता है, तो जाहिर है उद्योगों का निर्माण वहां होगा जहाँ पे उसको कच्चे माल की पूर्ति आसानी से हो जाएगी, कम लागत में हो जाएगी, है ना। जहाँ पे खनन हो रहा है उसके नजदीक में खनन आधारित या खनिज आधारित उद्योग खोलेंगे। जहाँ पे कृषि हो रही है वहां पे कृषि आधारित जो भी जितने भी खनिज होंगे, जैसे कपड़ा उद्योग, अम, कपड़ा उद्योग, खाद्य उद्योग भी जो होते हैं, जिसमें चीनी निर्माण, गुण अलग अलग चीजों का निर्माण होता है, वो सब उद्योग कहाँ खुलेंगे, तो वो जाहिर है जहाँ पे उसकी उपलब्धता होगी कच्चे माल की, वहां पे उद्योग स्थापित किए जाएंगे। अब अगला है आर्थिक गतिविधियों का प्राकृतिक पर्यावरण पर प्रभाव, यानी हम जितनी भी आर्थिक गतिविधि कर रहे हैं या कार्य कर रहे हैं, उसका पर्यावरण पे क्या असर है, क्या प्रभाव है। तो मानव ने अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए प्राकृतिक पर्यावरण का अत्यधिक उपयोग किया है, जिससे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़े। तो यहाँ पे अभी हमने जस्ट देखा कि जो मनुष्य है, हम मनुष्य जो है वो पर्यावरण पर निर्भर है, पर्यावरण का उपयोग करके अपनी चीजों की जो आवश्यकता होती है वो उसकी पूर्ति करते हैं, तथा आर्थिक गतिविधियां भी उसी में रह के कर रहे हैं, उसी का उपयोग करके हम अपनी आर्थिक गतिविधियां कर रहे हैं, जिससे पर्यावरण पे क्या है, नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तो क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, चलिए जानते हैं, देखते हैं। तो संसाधनों का क्षरण कहा जा रहा है कि बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकरण के कारण वनों की कटाई, अत्यधिक खनन और जल संसाधनों का अति दोहन हुआ है। तो बढ़ती जनसंख्या के कारण क्या हो रहा है, औद्योगिक के कारण वन की कटाई हो रही है। वनों की कटाई क्यों हो रही है, तो बढ़ती जनसंख्या के लिए आवास चाहिए, और आवास के लिए हमें भूमि चाहिए, और भूमि हमारे पृथ्वी पर सीमित है। तो जाहिर है भूमि की आवश्यकता को पूरी करने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, वनों को साफ करते जा रहे हैं और वहां पे आवासों का निर्माण करते जा रहे हैं, जो कि हमारे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। क्योंकि वन कम होते जाएंगे तो प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जाएगी, प्रदूषण की मात्रा अगर बढ़ती है तो हमारे जलवायु में क्या हो गया, अनबैलेंस देखने को मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे प्रदूषण आ भी गया है ना। देख, कारखानों, परिवहन से निकलने वाले धुएं, वायु प्रदूषण और कचरा, जल और मृदा प्रदूषण ने पारिस्थितिक तंत्र को भारी नुकसान पहुंचाया है। तो कारखानों से धुआं निकल रहा है, परिवहन से धुआं निकल रहा है, जो कि वायु को गंदा कर रहे हैं, है ना। कचरे इधर उधर जो फेंके जाते हैं, कुछ कचरे नदियों में बहा दिए जाते हैं, मिट्टी में ऐसे ही खुले फेंक दिए जाते हैं, जिससे मिट्टी प्रदूषण हो जाती है। जल में फेंकने से जल प्रदूषण हो जाता है। आपको पता ही होगा कि दिल्ली में गंगा नदी कितनी ज्यादा प्रदूषित है हमारी। तो हमारी आर्थिक गतिविधियों के कारण हमारे पर्यावरण पे क्या असर पड़ रहा है, नकारात्मक असर पड़ रहा है। प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जा रही है, जलवायु अनबैलेंस होता जा रहा है, क्लाइमेट में काफी बदलाव देखने को हमें मिल रहा है। अगला है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आवश्यकता। ये सतत विकास क्या होता है, तो सतत विकास का मतलब होता है कि मानव अपनी गतिविधि जितना भी कर रहा है वो संसाधनों का उपयोग करके करता है। तो संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से, यानी अच्छे से सोच समझ करके उसका उपयोग करना, ताकि वह फ्यूचर में भी बना रहे, वो संसाधन फ्यूचर में भी रहे, है ना। तो वही क्या है, सतत विकास, यानी संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना, ताकि वो जो है वो भविष्य में भी वो संसाधन उपलब्ध रहे।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आवश्यकता, सतत विकास की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हम संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करते जा रहे हैं, जिससे क्या होती है कि जो संसाधन सीमित है वो खत्म होते जा रही है ना। इन फ्यूचर वो संसाधन हमें देखने को नहीं मिलेंगे, जैसे खनिज हो गए, वो हमारे पर्यावरण में या हमारे पृथ्वी में लिमिट मात्रा में है, एक सीमित मात्रा में है। अगर वो संसाधन खत्म हो जाते तो आने वाले समय में, फ्यूचर में वो हमें नहीं मिलेंगे, है ना। तो सतत पोषण, सतत विकास की आवश्यकता मतलब उसका संरक्षण की आवश्यकता है। तो कहा जा रहा है क्या, पर्यावरण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाना आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। संतुलन बनाना मतलब सही तरीके से उसका उपयोग करना, संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करना, ताकि मानव भी सही रहे और पर्यावरण भी हमारा अनबैलेंस या पर्यावरण को कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। इसलिए वही बोला जा रहा है कि सबसे बड़ी आवश्यकता है संतुलन बनाना। कहा जा रहा है यदि हम प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण नहीं करेंगे तो अंततः मानव का आर्थिक अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। बोला जा रहा है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, अगर उसे बचाएंगे नहीं तो इन फ्यूचर हम किसका उपयोग करेंगे, किसका उपयोग करके हम उत्पादन करेंगे, अपनी आर्थिक गतिविधियां करेंगे, तो वो ही बोला जा रहा है आर्थिक अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। इसके लिए नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग आवश्यक है। तो बोला जा रहा है इसके लिए नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग आवश्यक है। नवीकरणीय संसाधन क्या है, तो नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिसका अगर हम एक बार प्रयोग करते हैं, ठीक है, एक बार प्रयोग करते हैं तो फिर बाद में भी हम उसका प्रयोग कर सके, वो मतलब कभी खत्म नहीं होगा। इन फ्यूचर वो कभी खत्म नहीं होगा, वो हमारे फ्यूचर तक में बना रहेगा। जैसे कि पानी कह सकते हैं, जंगल कह सकते हैं। जंगल भी तब नवीकरण होगा जब ह्यूमन उसे लगाएंगे, है ना। ऐसा नहीं कि उसे काटते जा रहे, सफाई जंगलों को काटते जा रहे, लेकिन पेड़ हम एक भी नहीं लगा रहे, तो उस तरह से नहीं होगा। लेकिन अगर हम जंगल काट रहे हैं तो जितना काट रहे हैं उससे ज्यादा मात्रा में अगर हम पेड़ों को लगाते हैं तो हमें वो चीज वापस प्राप्त हो सकती है। तो वही होता है नवीकरण, जिससे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो नवीकरण संसाधनों का उपयोग आवश्यक है। यहाँ पे नवीकरण संसाधनों का उपयोग इसलिए बोल रहा है ताकि जो अनवीकरणीय संसाधन है, यानी जो जिसका उपयोग करने के बाद हम उसे पुनः नहीं पा सकते हैं, तो वो संरक्षित होंगे, फ्यूचर के लिए वो रहेंगे, है ना। तो नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग आवश्यक है। तो थैंक यू, ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। एंड आई होप कि आप सभी को समझ में आया हो, आपने एंजॉय किया हो हमारे साथ पढ़ने में, एंड आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसकी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ से किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो आप में डीएम में पूछ सकते हैं, आई कैन आंसर यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, इसके नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के, आर्थिक भूगोल का नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए रहें। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर। ऑल्सो गुड लक फॉर योर स्टडी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।